क्या हुआ, जॉब लग गई? अरे वाह, अब तो सैलरी आने लगी होगी। तो फिर आप फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचा है? फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा, ये सोचा है कि नहीं सोचा? चलो एक काम करो, इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, एसआईपी करने लगो। इससे क्या होगा, कंपाउंडिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। ऐसी ही एडवाइसेस आपने बहुत सारी सुनी होगी अलग अलग लोगों से कि इसमें एसआईपी कर लो, उसमें एसआईपी कर लो। बट क्या आपको एसआईपी के फ्लॉज किसी ने कभी बताए कि एसआईपी क्यों नहीं करनी चाहिए? इस सारे के पीछे क्या मिथ है, क्या चीज छुपी हुई है? आज मैं बताने वाला हूं आपको ऐसे 5 बड़े रीजंस कि क्यों आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। और साथ ही मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा उसके ऑल्टरनेटिव वेज कि कहां और अगर एसआईपी करें तो कैसे करें और कौन से ऐसे अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं जो एसआईपी से बेस्ट साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पहला, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि आप जब एसआईपी करना स्टार्ट करते थे हो तो आपको एक फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट आपको हर महीने एक जगह भेजना होता है। लेकिन वहीं सोचिए, अगर कोई एक बिजनेसमैन है या फिर कोई एक फ्रीलांसर है तो क्या उसके पास हर महीना एक फिक्स अमाउंट आना कंफर्म है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये कैसे मान सकते हो कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपए की एसआईपी करी तो आप हर महीने 10,000 रुपए आपको एक पर्टिकुलर जगह भेजना ही होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन है, क्योंकि बिजनेसमैन और फ्रीलांसर्स के साथ जनरली ये होता है, किसी महीने पैसे आ गए, किसी महीने क्लाइंट मिल गया तो पैसे आ गए और किसी महीने बिल्कुल ही नहीं आए। तो अगर आप एक फ्रीलांसर या फिर एक आप बिजनेसमैन हो तो जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हो ही। तो यहाँ पे क्या करता है, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देता है। या फिर आप दूसरा सिनेरियो समझिए, अगर कोई भी आपका इमरजेंसी सिचुएशन आ गई या फिर कोई भी अचानक से मेडिकल एक्सपेंस आ गया आपका, तो उस केस में आप एसआईपी नहीं कर पाओगे या फिर उस केस में आपके पास पैसे कम पड़ जाएंगे एसआईपी करने के लिए। दूसरा, मार्केट टाइम अपॉर्चुनिटीज आर मिस्ड इफ यू डू एसआईपी। इसका मतलब ये होता है, अगर आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने सोचा हुआ है कि ये मैं एसआईपी करूंगा और मान लो आपकी रेगुलर इनकम भी हो रही है, बट उसके साथ सबसे बड़ा दूसरा फ्लॉ आता है कि आप जो मेजर अपॉर्चुनिटीज है मार्केट की वो मिस कर जाते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सोचा हुआ है 10,000 रुपए हर महीने में इन्वेस्ट करूंगा और आपने 10,000 रुपए की कर ली एसआईपी, बट आपके पास कोई चीज उस महीने मार्केट में बहुत ज्यादा सस्ते रेट पे मिल रहा है या फिर कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा सस्ते रेट पे मिल रहा है, तो अब आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे बचे ही नहीं है कि आप वहां पे इन्वेस्ट कर पाओ। ठीक है, तो वहां से आप बड़ा रिटर्न जनरेट करने से रह जाते हो। तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अगर इंसान एसआईपी करता है तो वो मिस हो जाता है। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा फ्लॉ है एसआईपी करने। तीसरा, हाई एक्सपेंस रेशियोज इन म्यूचुअल फंड्स। मतलब ये कि जब कोई इंसान एसआईपी करता है तो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी एक बड़ी कंपनी में करता है, तो उस बड़ी कंपनी के कई एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपसे बिना बताए वो चार्ज कर लेते हैं। और उस केस में क्या होता है, जो आपने रिटर्न कमाए हैं ना वो ऑफसेट हो जाते हैं उस बड़े एक्सपेंस से। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसी छुपी हुई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं या फिर कहीं के जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं उस म्यूचुअल फंड्स के, उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसके रिटर्न्स खा जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपको रिटर्न भले ही अच्छे दिख रहे होते हैं, बट क्या होता है, उनकी फीस पे करने के चक्कर में आपके रिटर्न्स अल्टीमेटली कम हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है एसआईपी करने के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये भी आप कह सकते हैं, इस वजह से भी एसआईपी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नॉट आइडियल फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स। इसका मतलब ये होता है कि एसआईपीज जो होती हैं बेसिकली आपको इंटरेस्ट तो अच्छा कमा के देगी, रिटर्न तो अच्छा जनरेट करके देंगी, बट लॉन्ग टर्म में देखिए एसआईपीज जनरली बनाई ही गई हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे, ना ही शॉर्ट टर्म में, राइट। लेकिन बात ये आती है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। आपने देखा होगा अक्सर एसआईपी या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड के नीचे लिखता आता है कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब आपको रिटर्न जो वो लोग प्रॉमिस करते हैं वो एक्चुअल रिटर्न आपको नहीं मिलता है, राइट। वो मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन जाता रहता है। तो हो सकता है मार्केट में कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि आपको उस हिसाब से रिटर्न ना मिल पाए। और अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है कि आपको लगता है कि यार 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में मैं अपने पैसे जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां से निकाल लूं
और जितना आपने प्रेडिक्ट किया था कि 3 साल में मेरे पैसे इतने हो जाएंगे वो एक्चुअल में ना हो, तो वहाँ पे आपको निराशा देखने को मिल सकती है कि यार मैंने तो इतना सोचा था बट इतना हो ही नहीं पाया। तो उस केस में भी एसआईपी आपके लिए एक सही चीज़ साबित नहीं हो सकती। तो ये चीज़ भी आपको सोच के साथ चलना है कि बेसिकली आप एसआईपी कर कितने दिनों के लिए रहे हो। अगर आप 20 साल तक या 10 साल तक लगातार आप कर सकते हो और आपको उस पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आपके लिए ठीक है, बट अगर शॉर्ट टर्म गोल है देन इट इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू। लास्ट पॉइंट आता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन कैन डाइल्यूट योर रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि जो अब आप ओवर डाइवर्सिफाई कर लेते हो अपने पोर्टफोलियो को तो वो आपके रिटर्न्स को मिनिमाइज कर सकता है। देखिए, ये तो आपने सुना होगा, हाई रिस्क अगर लेता है कोई इंसान तो हाई रिवॉर्ड भी मिलता है, और अगर लो रिस्क लेता है तो लो रिवॉर्ड भी रहता है। तो एसआईपीज में आपको मालूम है रिस्क बहुत कम रहता है तो रिटर्न भी आपको कंपैरेटिवली कम मिलता है, राइट। तो अब क्या रहता है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होती है वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती है। इसका मतलब होता है कि अलग अलग सेक्टर में लगाती है एक जगह लगाने के बावजूद, जिससे आपका रिस्क फैक्टर जो होता है वो कम हो जाता है। तो जब आपका रिस्क कम होता है तो रिटर्न्स भी आपको कम जनरेट होते हैं। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं, जिससे आपको रिटर्न बहुत कम जनरेट होता है, जो ऑटोमेटिकली फिर किसी फायदे का ही नहीं बचता, चाहे वो आप उसे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो फिर चाहे वो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इससे ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो आपके रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देता है। ये थे आपके 5 बड़े रीजंस कि क्यों आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं 5 इसके ऑल्टरनेटिव्स पे या फिर 5 इसके सॉल्यूशंस पे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें अगर एसआईपी नहीं तो। सबसे पहला आता है, अगर आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या करिए, उस लमसम इन्वेस्टमेंट का लगभग 70% अमाउंट आप कहीं पे एक जगह इन्वेस्ट कर दीजिए जो आपका फिक्स्ड हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, राइट। और जो रिमेनिंग 30% है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके आप एसआईपी कर सकते हैं। ये आपका एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। दूसरा, अगर आपने सोचा हुआ है कि आप हर महीने इतने की एसआईपी करेंगे तो उतने की पूरे की एसआईपी मत करिए, आप उसमें एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने सोचा है कि 10,000 की एसआईपी हमें हर महीने करनी है, तो आप उस 10,000 में से 70% की एसआईपी कर लीजिए, यानी कि 7,000 की एसआईपी कर लीजिए, और रिमेनिंग 3,000 रुपये आप हर महीने सेव करते रहिए, ताकि अगर मार्केट में बाई चांस कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है या किसी और चीज़ के प्राइस कम होते हैं तो आप वो बल्क अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा, आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली में होता म्यूचुअल फंड जैसा ही है, होता एसआईपीज जैसा ही है, बट यहाँ पे इसमें ये फायदा रहता है कि जो एक्सपेंस रेशियो है फाइनेंशियल एडवाइजर्स का वो बेसिकली कम हो जाता है। और लास्ट, अगर आप एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है, यानी कि आप रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हैं, तो आप इक्विटी फंड्स की तरफ भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको रिटर्न जनरेट हाई होगा एज कम्पेयर टू एसआईपीज। वहाँ से क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन रेट को अच्छा खासा बीट करके और आप अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं। तो ये थे बेसिकली सॉल्यूशंस अदर देन एसआईपीज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।